नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या स्टेट पीसीएस में प्री में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है चाल और वेग दोनों सदिश राशि है, बी चाल और वेग दोनों अदिश राशि है, सी चाल सदिश राशि है और वेग अदिश राशि है, डी है चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा। इसमें चाल और वेग दोनों सदिश राशि कहा गया है, जबकि चाल अदिश राशि और वेग सदिश राशि है। तो ये गलत हो जाएगा। चाल और वेग दोनों अदिश राशि है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वेग सदिश राशि है। चाल सदिश राशि और वेग अदिश राशि, जो उल्टा कहा गया है क्योंकि चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसमें कहा गया है चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि। तो इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे हम। देखिए, कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन डी में सही था, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो ए गति, ये अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, सी बलागुण सदिश राशि है, ये भी, डी विस्थापन, ये भी सदिश राशि है। तो इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। गति, अभी हमने पढ़ा था गति एक अदिश राशि है, तो इसका आंसर होगा ए। सदिश राशि कौन सी होती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बलागुण, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखी संवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जैसे चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, ये सभी अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी केपलर, डी टॉलमी। तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। ए गैलीलियो। गैलीलियो ने गति को परिभाषित किया था न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम के अनुसार, यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियमों को प्रतिपादन किया था। तो 3 नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने, और ये गैलीलियो का नियम में जड़त्व का नियम है। इसके कई उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे किसी बस में आगे जा रहे हैं, बस के ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन के किस नियम पर है। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम पर या जड़त्व के नियम पर आधारित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ए विपरीत परासर, बी प्रसार, सी अपकेंद्रण, डी अपोहन, या ई इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रण। देखिए, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें बाहर की ऐसे कोई जब वृत्ताकार गति में कोई वस्तु गति करती है तो एक बल बाहर की ओर लगता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, एक अंदर की ओर लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जो अपकेंद्रीय बल होता है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, अब क्योंकि अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो अपकेंद्रण। देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण विधि पर आधारित होता है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण वृत्त की गति करती हुई किसी गतिशील वस्तु में वृत्त के केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बाहर की ओर बल लगता है। यह एक आभासी बल होता है जो अपकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके उदाहरण है क्रीम निकालने की मशीन, इसमें भी बाहर की ओर बल लगता है। ड्राई क्लीनर होता है, अपकेंद्रीय शोषक और अपकेंद्रीय पंप भी होते हैं। तो ये सब अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं, आप लोग याद रखेंगे। कोई भी
इसमें से एक उदाहरण देके पूछा जा सकता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब ए पानी फर्श पर फैल जाएगा, बी बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, सी पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, डी जल स्तर नहीं बदलेगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि जो टुकड़ा है वो बीकर में ही तैर रहा है, तो अगर वो पिघल भी जाएगा तो पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, उसका आयतन वैसा का वैसा ही बना रहेगा स्तर। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का आयतन नहीं बढ़ता है, बल्कि पहले के समान ही रहता है, क्योंकि जब बर्फ को पानी से भरे बीकर में तैरने के लिए डाला जाता है तभी बर्फ का टुकड़ा बर्फ में उपस्थित जल के आयतन के बराबर जल विस्थापित कर देता है। तो पहले ही जब डाला जाता है टुकड़ा तभी वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देता है, इसलिए पानी के आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा उसके पिघलने के पश्चात भी।